हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। भारतीय संविधान की क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। राष्ट्रपति का हम अध्ययन कर रहे हैं और राष्ट्रपति की श्रृंखला में हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति और विधायी शक्तियों का पूर्ववर्ती क्लास में जो है वो विस्तार से अध्ययन किया है। और आज की क्लास में इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम विधायी शक्तियों में से एक प्रमुख शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अध्ययन जो है वो करेंगे। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक अस्थायी कानून बोल सकते हैं या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे आज की क्लास में। साथ ही राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में, न्यायिक शक्तियों के बारे में और जो क्षमादान की शक्तियां हैं इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहिए क्लास में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है कि अध्यादेश होता क्या है ना। अध्यादेश जारी कब किया जाता है, किन विषयों में करते हैं, किन विषयों में नहीं करते हैं, उसको पारित कराने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी को तो हम समझेंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है बेटा कि ऑर्डिनेंस या अध्यादेश होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कानून निर्माण की प्रक्रिया को। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी समझाया है, लेकिन आप सिंपल वे में जान लीजिए कि भारत में कानून निर्माण का अधिकार किसको है या कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है। पार्लियामेंट को, संसद को, ठीक है। और संसद या पार्लियामेंट के दो सदन हैं। क्या क्या है? निम्न सदन है हमारा लोकसभा और उच्च सदन क्या है आपका राज्यसभा। तो कोई भी बिल जो है जिसको हम हिंदी में विधेयक कहते हैं, ये संसद के दोनों सदनों से पारित होना क्या है, जरूरी है। और पारित होने के बाद अंतिम साइन या स्वीकृति के लिए ये किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इसमें साइन कर देता है तो वो बिल या जो आपका विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है या क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु जाता है और राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद, हस्ताक्षर होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित होता है और क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। लेकिन संसद से कानून बनाने के लिए संसद का सत्र में होना जरूरी है बेटा। पिछले क्लास में मैंने संसद के 3 सत्र जो हैं वो आपके बताए थे, ठीक है। जो वर्ष का शुरुआती सत्र होता है बजट सत्र, बजट सत्र के बाद होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र के बाद होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। वर्ष में ये 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र मतलब संसद की बैठकें। बैठकें कहने का मतलब राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। कहाँ? आपके संसद भवन में, ठीक है। लेकिन क्या हो कि संसद यदि सत्र में ना हो, अर्थात संसद की बैठकें न चल रही हों और किसी विषय विशेष पे कानून बनाना क्या है? आवश्यक है। तो उस समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 1, 2, 3 आर्टिकल 123 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने का या अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। यह अध्यादेश एक प्रकार का क्या है? अस्थायी कानून है। अब इसको मैं अस्थायी कानून की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं बेटा क्योंकि इसको स्थायी करने के लिए आगामी 6 माह में संसद के इन दोनों सदनों से पारित कराना क्या होता है? आवश्यक। पारित हो गया तो वो कानून जारी रहेगा, पारित नहीं हो पाया तो फिर वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया? आपका अस्थायी कानून। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहले कि अध्यादेश क्या होता है। तो सरल भाषा में मैं कहूँ तो एक प्रकार का अस्थायी कानून है जिसको राष्ट्रपति कब जारी करता है? जब संसद के दोनों सदन या फिर कोई भी एक सदन सत्र में ना हो। ये भी याद रखिएगा ना
कि दोनों सदन सत्र में ना हो, ये भी कंडीशन है, इस समय भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है, और एक सत्र में है तब भी जारी कर सकता है, क्योंकि कानून बनने के लिए केवल एक का सत्र में होना आवश्यक नहीं है ना बेटा, कानून बनने के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है, अर्थात दोनों सदनों से पारित होना क्या है आपका जरूरी है। ठीक है, तो पहला जवाब ये मिल जाता है कि क्या है, एक अस्थायी कानून है। कब जारी किया जाता है? यदि संसद के दोनों सदन या फिर कोई एक सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद की क्या शर्तें होती हैं इसको आपको विस्तार से समझना जरूरी है। तो इसको मैं चलिए आपको एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की मुख्य रूप से हम कार्यपालिक शक्ति देखते हैं बेटा और विधायी शक्ति देखते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब मैंने आपको समझाया कब जारी किया जाता है, तो जब संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा सत्र में ना हो या उनमें से कोई एक सत्र में ना हो तब जारी किया जाता है। अब यहाँ पे एक बिंदु और आता है कि किन विषयों में जारी किया जाता है। तो देखिए, विषय मैंने आपको पूर्ववर्ती क्लास में पढ़ा दिए हैं बेटा। संघ सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय होते हैं और समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो अध्यादेश जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पे जारी किए जाते हैं। संघ सूची जिन पर केंद्र का अधिकार होता है, राज्य सूची जिन पर कानून बनाने का राज्य का अधिकार होता है, समवर्ती सूची मतलब जहां पे राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति जो है ऐसी परिस्थितियों में जब आपका सत्र में नहीं होते हैं सदन, तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों में कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय में भी बना सकता है अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय हित से जुड़ा हो तो, नहीं तो राज्य सूची में भी नहीं बनाते, संघ सूची और समवर्ती सूची में बनाते हैं, क्योंकि संघ सूची पे तो अधिकार केंद्र का ही है और समवर्ती में तो केंद्र और राज्य दोनों का होता है, तब भी केंद्र उसमें बना सकता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली देखा जाए तो किन विषयों में नहीं बना सकता, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है बेटा कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस कभी भी संविधान संशोधन विषय पे राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब मैं आपको एक इमेज की ओर ले चलता हूँ और उदाहरण से इस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की हम शर्तों को समझते हैं। आपके सामने जो ये महोदय दिखाई दे रहे हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति इनको मान लीजिए। यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है अर्थात संसद भवन, और संसद भवन में हम लोकसभा को देखेंगे और राज्यसभा। अलग अलग बिल्डिंग नहीं है वर्तमान में। ठीक है, आपका लोकसभा और राज्यसभा एक ही संसद भवन में जो है आपका आयोजित होती है। ये पुराना इमेज है, नई बिल्डिंग जो है आपका बन चुकी है संसद भवन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं अध्यादेश की पूरी प्रक्रिया को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये राष्ट्रपति जो हैं ये खुद को प्रदत्त शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत क्या जारी करते हैं? अध्यादेश। किस कंडीशन में जारी करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों सदन अगर सत्र में ना हो या कोई एक सदन सत्र में ना हो और किसी विषय विशेष पर कानून बनाना अनिवार्य है तो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया, वो कानून बन गया। लेकिन शर्त मैंने क्या बताई थी कि अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर? 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना अनिवार्य है। अब 6 माह का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है इसको भी समझ लो बेटा। संसद के 3 सत्र होते हैं वर्ष में, बजट सत्र, शीतकालीन मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और ये भी नियम है कि 2 सत्र के बीच, संसद के 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए ये क्राइटेरिया कहा गया है, लिखा गया है, क्योंकि भाई 6 महीने के अंदर कोई ना कोई जो है आपका सत्र आएगा ही आएगा,
क्योंकि दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। इसीलिए मैक्सिमम टाइम जो दिया गया है वो कितने महीने के भीतर दिया गया है, 6 माह के भीतर। तो अध्यादेश जारी करने की तिथि के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से यदि पारित हो जाता है तो ये अध्यादेश एक स्थायी क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अभी भी ये कानून है, चल रहा है, लेकिन अस्थायी तौर पे है, और 6 महीने के भीतर उसको पारित कराना जरूरी है संसद के दोनों सदनों से। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि सदन जो है या संसद जो है वो अपने सत्र में आ गई। लोकसभा राज्यसभा की बैठकें क्या हो रही हैं, आपकी आयोजित हो रही हैं। कोई भी सत्र जो है हम मान लेते हैं, बजट सत्र मान लेते हैं या शीतकालीन मानसून, कोई भी सत्र मान लेते हैं। संसद जिस दिन सत्र में आई बेटा, अर्थात जिस दिन बैठक आयोजित हुई, जिस दिन सत्र में आई संसद, उस दिन से ये तिथि भूल जा, उस दिन से याद रखना है आपको 6 सप्ताह वाली तिथि। अर्थात संसद सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। देखो ये वाला एरिया जो मैंने बनाया, दूसरे यहाँ पे कलर से बना देता हूँ, लाल कलर से। ये वाला एरिया तब का है, लाल कलर वाला, जब संसद अपने सत्र में आ गई। और जब संसद अपने सत्र में आ गई तो सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। आई बात समझ में? इसको समझना बेटा थोड़ा सा। देखिए मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है वो 6 माह का दिया गया है कि अध्यादेश जारी करने की तिथि के 6 माह के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों से पारित कराना अनिवार्य है, तभी वो कानून बनेगा आगे। लेकिन 6 माह तो मैक्सिमम टाइम है ना। हो सकता है अध्यादेश जिस तिथि को जारी हुआ उसके 2 माह में सत्र आ गया, उसके 3 माह के अंतर्गत सत्र आ गया, 4 माह में आ गया, 5 माह में आ गया। ठीक है, तो वो 6 माह वाली अवधि उस समय लागू नहीं रहेगी ना। संसद जिस दिन सत्र में आ गए, फॉर एग्जाम्पल अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और 2 माह के भीतर ही संसद की बैठकें चालू हो गई, सत्र चालू हो गई, तो अब 6 महीने का टाइम नहीं मिलेगा। सत्र जिस दिन से चालू हुआ उस दिन से टाइम क्या मिलेगा, 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को दोनों सदनों से पारित करना क्या है, अनिवार्य है। हो सकता है 3 महीने बाद संसद सत्र में आ गया, तो चाहे 3 महीना हो, 2 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, जिस दिन संसद सत्र में आया उस दिन से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। तो अध्यादेश जारी करने की तिथि के अधिकतम 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि आपका सत्र जब चालू हो जाता है तो 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वो अध्यादेश। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि संसद सत्र में आती है और जो लोकसभा है या राज्यसभा या संसद के सदन है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो 6 सप्ताह के भीतर क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, 6 महीने तक नहीं टिके रहेगा। सत्र में आया मतलब 6 सप्ताह। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा हो कि एकदम रिजेक्ट कर दें, कौन, लोकसभा अनुमोदन ना करे, अस्वीकार कर दे, राज्यसभा उसको क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, तो वो 6 सप्ताह से पहले भी खत्म हो जाएगा। कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल हैं, तो मैक्सिमम टिकेगा कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक। न्यूट्रल नहीं है, 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक ये भी पास किया, ये भी पास किया, तो कानून बन गया। अगला चीज़ ये है कि ये शांत है, ये भी शांत है, न्यूट्रल, तो मैक्सिमम टिकेगा कितने, 6 सप्ताह तक। तीसरा कंडीशन हो सकता है इसने रिजेक्ट किया, इसने भी रिजेक्ट किया, अस्वीकृत कर दिया, लोकसभा ने भी अनुमोदन नहीं किया, राज्यसभा ने भी अनुमोदन नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि 6 सप्ताह टिकेगा। अगर दोनों ने इसका अनुमोदन नहीं किया तो ये 6 सप्ताह के भीतर ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल से आजकल कथन कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित कराना जरूरी है।
ठीक है। न्यूट्रल रहे, अगर पारित कर दी तो ठीक, न्यूट्रल रहे तो 6 सप्ताह तक ये टिकेगा, और दोनों अनुमोदन नहीं किए तो 6 सप्ताह के पहले ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर 6 सप्ताह वाली अवधि गिने कहाँ से? क्योंकि जरूरी नहीं ना कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक ही दिन आयोजित होती है, मतलब दोनों एक ही दिन सत्र में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि लोकसभा 6 तारीख को सत्र में आ गई किसी महीने के, और जो राज्यसभा है वो 4 दिन बाद आई, 10 तारीख को ये सत्र में आई, तो जो 6 सप्ताह वाली अवधि है वो बाद वाली बैठक से काउंट की जाएगी, अर्थात 10 तारीख से। कहने का मतलब ये है कि संसद के जो दोनों सदनों की बैठकें हैं या फिर जो सत्र है वो अलग अलग तिथियों में चालू होता है, तो जो सत्र बाद वाली तिथि से चालू हुआ है वहाँ से हम जो है आपका 6 सप्ताह वाली अवधि को काउंट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है अध्यादेश के बारे में। और इस बीच में कभी भी राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। इस बीच में कभी भी राष्ट्रपति अध्यादेश को क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। संघ सूची, समवर्ती सूची के विषयों पे जारी करता है, संविधान संशोधन विषय पे कभी भी जारी नहीं किया जा सकता अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो चलिए जो आपकी मेन बातें हैं उनको मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अगली शक्तियों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करना कैसी शक्ति है? एक विधायी शक्ति है, तो यह भी एक विधायी शक्ति है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। कब जारी किया जाता है? तो याद रखेंगे, जब संसद के दोनों सदन कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तब जारी किया जाएगा। किन विषयों में जारी किया जा सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों में जारी कर सकते हैं। किन विषयों में जारी नहीं कर सकते? तो संविधान संशोधन जो आपके हैं, संविधान संशोधन जो आपका मुद्दा है, संविधान संशोधन जो विषय है, उस पर कभी भी जारी नहीं कर सकते। राज्य सूची को मैंने यहाँ पे नहीं शामिल किया, क्योंकि राज्य सूची में कर सकते हैं यदि वो राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आमतौर पे उसमें भी नहीं होता है। केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है संसद अगर चाहे तो, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय हित से जुड़ा होना जरूरी है उस राज्य सूची के विषय का, प्लस राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का बहुमत भी जरूरी होता है। तो जब मैं संसद आपको पढ़ाऊंगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया जब पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम अध्यादेश के ऊपर फोकस करते हैं, और शर्तें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बिंदुओं को मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से बिंदु याद रखने हैं, ठीक। तो मैंने बता दिया कि 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, और सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। यदि पारित हुआ तो क्या बन जाता है? स्थायी रूप से कानून बन जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि संसद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 6 सप्ताह के भीतर, तो 6 सप्ताह में क्या हो जाएगा आपका? वो अध्यादेश निरस्त हो जाएगा, न्यूट्रल रहे तो। तीसरा, यदि दोनों सदन अध्यादेश का अनुमोदन ना करें, दोनों सदन अध्यादेश का अनुमोदन ना करें, तो जो अध्यादेश है वो 6 सप्ताह से पहले ही निरस्त हो जाएगा बेटा, ये मैंने आपको बताया। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे, सभी चीज़ों को डिटेल से लिख देता हूँ, कि यदि दोनों सदनों की बैठक
अलग अलग तिथियों में आयोजित हुई। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में प्रारंभ हुई, लिख देता हूँ, ठीक है, प्रारंभ हुई, तो 6 सप्ताह वाली अवधि, 6 सप्ताह वाली अवधि बाद की बैठक की तिथि से गिनी जाएगी। कहने का मतलब जो बैठक बाद में आयोजित होती है ना, जिस तिथि को, वहाँ से 6 सप्ताह जो है आपका गिना जाता है। और एक तथ्य याद और रख लीजिए कि इससे पूर्व राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। बहुत ही सामान्य है, ठीक है, और बहुत ही ईजी हैं। देखिए, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में आप 3 चीज़ें जो हैं वो याद रखें। सबसे पहले, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। दूसरा चीज़, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तीसरा चीज़, राष्ट्रपति युद्ध या फिर आपका संधि समझौते की क्या करता है, आपका घोषणा करता है। लेकिन युद्ध वगैरह की घोषणा जो है वो संसद की अनुमति से ही की जाती है, युद्ध और समाप्ति की जो घोषणा वगैरह है, ठीक है। तो तीनों सेना कहने का मतलब क्या होता है बेटा? तो तीनों सेना कहने का मतलब जल सेना, वायु सेना और आपका थल सेना, ठीक है। जल सेना, वायु सेना और आपका थल सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। प्लस इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं जल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, मान लो ABC मान लें। तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों का प्रमुख तो राष्ट्रपति होगा और उनमें जो अलग अलग प्रमुख होंगे, जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। युद्ध की घोषणा करना या युद्ध की समाप्ति करना, ये घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन युद्ध वगैरह की जो घोषणा करना होता है, इसमें जो राष्ट्रपति को जो है वो संसद से अनुमति देना क्या होता है? आपका अनिवार्य होता है। तो बेसिक सी बातें जैसा कि मैंने बताई। सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नियुक्ति याद रखेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। घोषणा याद रखेंगे, युद्ध एवं समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति से होता है। किंतु यह संसद की अनुमति से होता है। क्लियर है? ये हो गए आपके सैन्य शक्तियाँ, बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं। सैन्य शक्तियों के बाद अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ये भी बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा इसको समझना आपको पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति किन किन न्यायिक पदों की नियुक्ति करता है, किनको शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति किन न्यायिक पदधारियों से परामर्श वगैरह ले सकता है। इनको हम इस 3 बिंदु में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। इसको ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि बड़ा ही आपका ये कंफ्यूज करता है, और जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे वहीं से प्रश्न जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम न्यायिक नियुक्ति की बात करें तो 2 आर्टिकल याद रखो बेटा, 2 अनुच्छेद याद रखो। एक आर्टिकल 124, 12 का 4, ठीक है, और एक आर्टिकल 217, 217, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 124 के तहत, है ना, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC लिख देता हूं, के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब न्यायाधीशों में 2 प्रकार के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस CJ लिख देता हूं, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश हैं सभी का मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश और जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट मैंने कहा कि आर्टिकल 217 याद रखिए, अनुच्छेद 217 याद रखिए। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति जो है ये उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, HC लिख देता हूं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अर्थात उच्च न्यायालय के राज्यों में रहते हैं ना उच्च न्यायालय, जरूरी नहीं हर राज्य में रहते हैं, लेकिन राज्यों के जो आपके उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कुछ जो छोटे राज्य वगैरह रहते हैं उसमें 2-3 राज्यों को मिला करके भी एक हाई कोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल गोवा में हाई कोर्ट नहीं है। गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे अन्य न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बस अनुच्छेद को आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217। ठीक है। अब नियुक्ति के बाद बात आती है न्यायाधीशों के शपथ के बारे में। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ दोनों के लिए याद रखना है किनको? राष्ट्रपति को। लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको शपथ जो है वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा बेटा कि राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते। उनको शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रख सकते हैं कि जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं, डीजे वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होते हैं, जिला स्तर या उसके निचले स्तर के जो आपके न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन ये जिला स्तर वाला क्वेश्चन नहीं बनता। अभी जो मैंने आपको बताया शुरुआत में वो क्वेश्चन बनता है। याद रखेंगे, नियुक्ति में चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, नियुक्ति में नाम आएगा राष्ट्रपति का। लेकिन जहाँ पे शपथ की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो आपके दिलाते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल मैंने 124 बता दिया, 217 मैंने बता दिया नियुक्ति वाला। अब एक और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 143। ठीक है। तो ये जो हमारा आर्टिकल 143 है, ठीक, राष्ट्रपति जो है किसी भी ऐसे विषय पर जहां पे उसको कोई कानूनी सलाह चाहिए, कोई संवैधानिक सलाह चाहिए, तो अनुच्छेद 143 आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या मांग सकता है? सलाह या परामर्श मांग सकता है। समझ में आ रही बात? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किसी विषय विशेष पर सलाह या परामर्श मांग सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। आई बात समझ में? तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि परामर्श दे भी देता है तो राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझिएगा बातों को। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विषय विशेष पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह या परामर्श मांग सकता है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह या परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है उसको। और अगर देता है तो उस सलाह को राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। राष्ट्रपति को भी उसकी सलाह मानना या सलाह मानने की बाध्यता नहीं है। तो इतने बिंदु जो हैं वो आपको न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो हैं वो याद रखने हैं। मैं फटाफट इनको लिख देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नियुक्ति में आप याद रखिएगा कि आर्टिकल, हिंदी में लिख देता हूं, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी आएंगे ना। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ CJ प्लस अदर, मतलब चीफ जस्टिस प्लस अदर। ठीक, और अनुच्छेद 217 के तहत, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इसमें भी सभी आएंगे चीफ जस्टिस प्लस अदर। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मतलब सभी को, है ना, चीफ जस्टिस प्लस अदर को, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। कौन? आपका राष्ट्रपति। लेकिन ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे बेटा। ठीक, परामर्श की क्या कहानी मैंने आपको बताई कि अनुच्छेद 143 143 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, विषय विशेष पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकते हैं, परंतु मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। है ना, मुख्य न्यायाधीश जो है वह परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है तथा राष्ट्रपति परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो हैं वे परामर्श को मानने हेतु भी बाध्य नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गई न्यायिक शक्तियाँ। अब हम क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर पहुँचते हैं, जो कि हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 प्रकार की जो क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको भी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उसमें पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को तुलनात्मक दृष्टि से मैं अंतिम में आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहली बात की जाए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है,
इसका उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 72 में। तो ये अनुच्छेद डायरेक्ट पूछता है बेटा, तो आर्टिकल 72 याद रखेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन है। अब इसकी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है ये जुडिशरी से फ्री है, अर्थात न्यायपालिका से ये स्वतंत्र है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है ये आपका जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, मैंने पूर्ववर्ती क्लासेस में आपको समझाया हुआ है। न्यायिक पुनर्विलोकन में किसी भी कानून को जो आपका न्यायालय है वो अपने संज्ञान में ले सकती है कि अगर संसद कोई कानून वगैरह बनाती है या राष्ट्रपति कोई ऐसा निर्णय लेता है जो संविधान के प्रतिकूल हो, ठीक है, तो न्यायालय जो है उसको क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, या फिर न्यायालय संबंधित कानून, संबंधित निर्णय की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है, पुनः अवलोकन कर सकती है। इसीलिए इसको पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो न्यायपालिका से स्वतंत्र तो है, लेकिन क्षमादान शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में भी है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति स्वविवेक से क्षमादान शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है क्षमादान शक्तियों का जो प्रयोग है ये मंत्री परिषद की सलाह पे करता है, मंत्री परिषद की परामर्श से करता है। तो इन 3 बिंदुओं को पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम क्षमादान की जो 5 प्रकार की शक्तियाँ हैं उसके ऊपर जो है जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है, राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसका क्षमादान की शक्ति का या उस फैसले का, है ना, ये न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में है। इसका न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो आपका किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी क्षमादान शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षमादान शक्ति का जो आपका नाम है 5 प्रकार का, उनसे आप ट्रेस नहीं कर पाओगे बेटा कि इसका मतलब क्या होता है। पहले तो वो 5 नाम से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। राष्ट्रपति की जो पहली क्षमादान शक्ति है इसको कहा जाता है परिहार। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी जो है आपका हिंदी में भी इंग्लिश में लिखा रहता है। तो परिहार को रिमिशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रिमिशन। ठीक, दूसरा जो है वो है आपका लघुकरण। लघुकरण को कम्यूट कहा जाता है। ठीक है, लघुकरण या कम्यूट, रिमिशन, कम्यूट, है ना, परिहार या रिमिशन, लघुकरण या कम्यूट। तीसरा जो है वो कहलाता है प्रविलंबन। ये थोड़ा नाम से स्पष्ट हो जाता है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। प्रविलंबन को रिप्रीव कहा जाता है। ठीक है, रिप्रीव या प्रविलंबन। चौथा जो है वो है आपका विराम। विराम को रिस्पाइट कहते हैं। ठीक, और जो 5वां है ये है क्षमा, पार्डन। ठीक है, पार्डन या आपका क्षमा। तो ये 5 नाम पहले आप याद रखें, परिहार, लघुकरण, प्रविलंबन, विराम और क्षमा, रिमिशन, कम्यूट, रिप्रीव, रिस्पाइट और पार्डन। अब इनका मतलब हम समझते हैं कि इनका मतलब जो है वो आपका क्या होता है,
और किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति इनका प्रयोग करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परिहार या रिमिशन जो है वो आपका क्या होता है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही भी आपको बताया कि आप इस नाम से ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। परिहार का मतलब होता है या रिमिशन का मतलब होता है सजा की मात्रा को कम करना, मात्रा को कम करना बेटा। ठीक है, सजा बदली नहीं जा रही है, सजा की मात्रा को कम किया जा रहा है। किसी को 5 साल की सजा मिली है तो 4 साल कर दो, 4 साल है तो 3 साल कर दो, 3 साल है तो 1 साल कर दो। मतलब उसकी अवधि को या मात्रा को कम कर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? परिहार के अंतर्गत। ठीक है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को तब्दील कर देना 1 वर्ष के कठोर कारावास में। तो परिहार या रिमिशन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा, सजा की मात्रा को कम करना, सजा की मात्रा को कम करना। उदाहरण जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, है ना। 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। तो 2 से क्या किया गया? 1 किया गया। सजा की मात्रा को क्या किया गया? कम किया गया, रिमिशन या आपका परिहार में। नेक्स्ट है लघुकरण, कम्यूट। ठीक है, लघुकरण का मतलब क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदलना। अब लघु मतलब छोटा लगता है कि इसमें भी छोटा करते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। छोटा करते हैं लेकिन अलग अर्थों में। इसमें सजा की प्रकृति को बदल देते हैं और ख़ास करके ये प्रयोग किया जाता है लघुकरण या फिर आपका कम्यूट का, जब किसी को फांसी की सज़ा मिली होती है या बोला जाना चाहिए मृत्युदंड की सज़ा मिली होती है, उसको तब्दील करने में किसमें? आजीवन कारावास में। खास करके इसी में ये यूज़ होता है। तो क्या कर दिया गया? सजा की प्रकृति को बदल दिया गया। यहाँ पे मृत्युदंड मिला था, मृत्युदंड को क्या कर दिया गया? आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। तो लघुकरण मतलब क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना। और जिस चीज़ में इसको यूज़ करते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, जैसे मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, जैसे मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। नेक्स्ट है प्रविलंबन, रिप्रीव। इसका मतलब क्या होता है? प्रविलंबन में एक वर्ड छिपा हुआ है, आप उसको पकड़ लो, आप इसको ट्रेस कर डालोगे बेटा। प्रविलंबन, शुरू वाला हटा दो, लास्ट वाला हटा दो, बीच में है विलंब। मतलब सजा को क्या करना? विलंब करना, सजा को डिले करना, सजा को टालना। ना तो इसमें सजा की प्रकृति बदली जा रही है, ना तो इसमें सजा की मात्रा कम की जा रही है, बस उस सजा को कुछ समय के लिए टाला जा रहा है, डिले किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है। वो क्या कहलाता है? प्रविलंबन। खास करके किसी अपराधी को जब फांसी की सज़ा मिली रहती है तो तुरंत फांसी की सज़ा न देने के लिए, कुछ विचार करने के लिए उसके डेट को लेट किया जाता है, उसके डेट को टाला जाता है। तो जब किसी की सज़ा को डिले करते हैं, विलंब करते हैं, टालते हैं, किसके तहत? प्रविलंबन के तहत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रविलंबन। सज़ा समाप्त नहीं हो रही है ना, मिलेगी, बस उसको थोड़ा सा डिले किया गया है। सज़ा को कुछ समय के लिए टालना। उदाहरण लिख देता हूँ जिसमें यह प्रयोग होता है, जैसे, ठीक है, विशेषकर यह फांसी की
सजा को टालने के लिए प्रयुक्त होता है ना। फांसी की सजा को टालने के लिए ये जो है आपका प्रयुक्त होता है, प्रविलंबन या रिप्रियो। तो ये 3 हो गए, आगे 2 और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विराम या रिस्पाइट। विराम या रिस्पाइट का मतलब होता है कुछ विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। विशेष परिस्थिति कहने का मतलब क्या है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था वगैरह, मतलब अपराधी जो है, या फिर कोई जो है शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, तो दिव्यांग या फिर आपके गर्भावस्था की जो आपकी महिलाएं होती हैं खासकर, तो इन विशेष परिस्थिति में सजा को कम करने के लिए किस शक्ति का प्रयोग करते हैं, विराम या फिर रिस्पाइट का। तो यहाँ पे याद रखिएगा, विशेष परिस्थिति में सजा की मात्रा को कम करना, मात्रा नहीं बोलना चाहिए, सजा को कम करना, ठीक है, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, ठीक है। जैसे गर्भावस्था, और लिख देता हूँ शारीरिक विकलांगता या शारीरिक अपंगता में ये यूज़ करते हैं। और लास्ट में आता है पार्डन या आपका क्षमा। देखिए, पार्डन या क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः माफ़ कर देना, पूरी तरीके से माफ़ कर देना, मतलब उस व्यक्ति ने कभी अपराध किया ही नहीं, वह कभी अपराधी था ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अपराध किया ही नहीं, उस व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया, उसको हर सज़ा से हम मुक्त कर देते हैं, पूर्णतः क्षमा कर देते हैं, वो कहलाता है पार्डन या आपका क्षमा। तो पूर्णतः क्षमा कर दिया गया मतलब वो बाइज्जत बरी जिसको आप बोलते हो, उसने कोई अपराध ही नहीं किया। तो ये आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति हैं, जिनको हमने विस्तार से समझा। अब इसको हम थोड़ा सा राज्यपाल से जो है वो आपका तुलना करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बनते हैं, क्योंकि राज्यों के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां जो हैं वो आपकी प्राप्त हैं। तो देखिए, पहला अंतर तो हो जाता है बेटा अनुच्छेद में। अनुच्छेद में कैसे, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, और राज्यों के राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को। तो पहले तो ये याद रख लो ये अंतर। दूसरा अंतर ये है कि जो फांसी की सजा होती है या फिर जो मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार है, वो केवल और केवल राष्ट्रपति को है। मृत्यु दंड को क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए टाल जरूर सकता है, डिले कर सकता है, लेट कर सकता है, लेकिन राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता बेटा। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल किसका है, राष्ट्रपति का। सैन्य न्यायालय के जो आपके सजाएं होती हैं, आर्मी न्यायालय का जो आपका सजा होता है, सैन्य न्यायालय के सजाओं के ऊपर या उनको माफ़ करने का राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी माफ़ कर सकता है। तो ये 3 बिंदु बस आप याद रख लें कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 में मिलता है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 में है, मृत्युदंड को क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, सैन्य न्यायालय की सजाओं को केवल राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, इसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ इसको। सबसे पहले तो मैं आर्टिकल लिख देता हूँ यहाँ पे, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत है, और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 161 के तहत है, ठीक है। और यहाँ पे मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है,
ठीक है। और राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को केवल टाल सकता है, ठीक है, क्षमा नहीं कर सकता। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो सैन्य न्यायालय की सजाओं को भी क्षमा कर सकता है, जबकि जो राज्यपाल है वो सैन्य न्यायालय के सजाओं को क्षमा नहीं कर सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की आपका सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और क्षमादान शक्तियों का विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। इन शक्तियों के बारे में हम राष्ट्रपति के अंतिम क्लास के रूप में आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।